राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में ही बन गया था। तो इससे पहले आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं था। मूल संविधान है तो उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है सूचना का अधिकार। तो जनता का पैसा है उससे वो कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जनता को पता ही नहीं कि काम वो पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है। आरटीआई को एक अलग से कानून का दर्जा देने की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ कहने मात्र से वो अधिकार आपको मिल नहीं जाता। मुझे सूचना नहीं मिल रहा है तो मुझे कहाँ अपील करना चाहिए? आरटीआई के तहत ऐसी धाराएं भी हैं जो सूचना प्राप्ति पर रोक लगाती हैं। आरटीआई में ही सेक्शन 8 है, कुछ प्रोविजंस हैं कि कौन कौन सी सूचना देने से मना किया जा सकता है। आरटीआई की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? वही डेमोक्रेसी ज़्यादा समृद्ध होती है जहाँ पे जनता को सूचना तक खुले स्तर पे पहुँच हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का विजन आईएएस के संवाद में। आज हम एक ऐसे कानून पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक साधन बना। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि जनता को सरकार के कार्यों में भागीदारी और उनकी ताकत का एहसास कराने वाला एक माध्यम है। और ये है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। तो आज हम आरटीआई के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा में सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जानवी। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में ही बन गया था। तो इससे पहले आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं था। देखिए जानवी, जो मूल संविधान है तो उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है सूचना का अधिकार। संविधान बनने के पहले ही अंग्रेज के ज़माने से ही जो गोपनीयता की संस्कृति रही है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, खासकर एक कानून था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उस कानून के तहत क्या था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह कुछ भी काम करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन जनता तक नहीं जाना चाहिए। और ये चूँकि वही ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू रही आज़ादी के बाद भी, तो वो सीक्रेसी का जो कल्चर था वो हमेशा बना रह गया। बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा कि जो जनता का पैसा है उससे वो कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जनता को पता ही नहीं कि काम वो पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है। तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1975 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है जो जनता को वो मिलना चाहिए। ये जनता का पूरा हक है ये जानने का कि सरकार क्या काम कर रही है। तो इसी से पहला वो जजमेंट था जहाँ पे आर्टिकल 19(1)(a) जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ सूचना को जोड़ दिया गया। उसका मेन कारण ये है कि अगर मान लीजिए मैं हूँ और मुझे एक ऐसे सोसाइटी में रख दिया गया जहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन बोलने का पूरा अधिकार है, मैं जो मन सो बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सूचना मिल ही नहीं रहा है, तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी होगी बहुत ख़राब होगी। यही चीज़ आगे जो एक भारतीय जूरिस्प्रूडेंस के बहुत महान जज हुए जस्टिस पीएन भगवती, उन्होंने भी कहा है कि एक सोसाइटी जो लोकतंत्र को अपना शासन व्यवस्था के रूप में चुनती है और इस पर विश्वास दिखाती है, ये जनता का पूरा हक है कि वो सरकार क्या काम कर रही है वो सूचना प्राप्त करे, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आप आगे देखते हैं कि एसपी गुप्ता केस 1982 में आया। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जो सूचना बहुत इम्पोर्टेंट है, जनता तक पहुंचना, सार्वजनिक सूचना, ताकि जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व हो, नौकरशाही की सरकार की जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व जनता के प्रति हो। और एक और महत्वपूर्ण केस है 2003 का PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो हम जिस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो हमें पूरा जानने का हक है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या उस पर कोई केस है, उसने कितना शिक्षा प्राप्त किया है, उसकी संपत्ति क्या है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसका समर्थन किया कि जब तक आपको
मतदान का अधिकार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मतदान के अधिकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूचित मतदान का अधिकार, मतलब इन्फॉर्म्ड वोटिंग। मतलब अगर मुझे पता ही नहीं है कि सरकार क्या काम कर रही है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या, पैसे का कैसे यूज हो रहा है, कोई जो उम्मीदवार है उस पर कितने आपराधिक केसेस हैं, तो फिर मेरा मतदान जो हम करेंगे वो बिना अच्छे से जानकारी प्राप्त किया हुआ मतदान होगा, उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होगा। तो इन्फॉर्म्ड वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप देख सकती हैं कि लगातार जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे सूचना का जो अधिकार है उसको 19(1)(a) के तहत शामिल किया गया है। और इसी के बाद फिर 2005 में जो लैंडमार्क कानून बनाया गया RTI एक्ट 2005, उसके तहत सूचना के अधिकार को वैधानिक दर्जा तो दिया ही गया और साथ में उसके लिए पूरा तंत्र तैयार किया गया कि अधिकार आपको कैसे मिलेगा। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि RTI को एक अलग से कानून का दर्जा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो माननीय न्यायालय ने तो सीधे कह दिया कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का, लेकिन माननीय न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश इसमें नहीं दिया, और दिशा निर्देश देते भी तो उतना विस्तृत नहीं होता है कभी भी दिशा निर्देश। तो सिर्फ कहने मात्र से वो अधिकार आपको मिल नहीं जाता है। जैसे कि अगर मुझे सूचना नहीं मिल रहा है तो मुझे कहाँ अपील करना चाहिए। तो इसीलिए कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो अधिकार है उसमें वस्तुनिष्ठता दी जा सके कि अगर वो अधिकार पूरा नहीं होता है तो कहाँ अपील किया जाएगा, इसको सूचना का अधिकार मिलने के लिए क्या तंत्र बनेगा। जैसे कि इस कानून बना के त्रिस्तरीय तंत्र बनाया गया, और अगर आपका नहीं देता है सूचना तो फिर आप इसको अपील करते हो अपीलेंट अथॉरिटी को, उच्च अधिकारी को, फिर भी नहीं देता है तो फिर आप ऊपर अपील करते हो सूचना आयोग को, फिर भी नहीं देता है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो एक पूरा तंत्र बनाना बहुत आवश्यक है, रूल रेगुलेशन बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कानून बनाया गया। साथ में इस कानून में सभी दफ्तरों में वो तंत्र बनाया गया कि कहाँ आपको सूचना प्राप्त करने के लिए अपील करने की आवश्यकता है, अगर सूचना नहीं मिलता है तो क्या दंड मिलेगा उस अधिकारी को। तो कानून तो विस्तृत होता है। एक एग्जाम्पल से भी आप इसको समझ सकती हैं, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, उसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों को 2002 में ही, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया आर्टिकल 21(a). अब वो अनुच्छेद जोड़ के और छोड़ दिया जाता, कानून नहीं बनाया जाता, तो बच्चे कैसे उनको शिक्षा मिलता। फिर 2009 में कानून बनाया गया शिक्षा का अधिकार कानून, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है वो कानून, जिसमें बताया गया है कि इतना दूरी के अंदर ही स्कूल मिलना ही चाहिए हर बच्चे को, उसमें इस क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए, इतने शिक्षक होने चाहिए, सारा डिटेलिंग किया हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर सोचिए कि अगर 86वां संविधान संशोधन करके छोड़ दिया जाता, वो अधिकार दे के छोड़ दिया जाता, तो वो प्राप्त करना बड़ा कठिन होता। सर, ये सवाल तो डेफिनेटली बहुत लोगों के मन में होगा कि RTI अधिनियम के तहत कोई नागरिक सूचना कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? जानवी, पहला तो ये चीज़ समझना है कि RTI एक्ट जो बनाया गया, तो ये पब्लिक डोमेन का जो इन्फॉर्मेशन है, जो सार्वजनिक सूचना है, सार्वजनिक संस्थान का सूचना है, उस तक आम जनता का पहुंच बनाने के लिए बनाया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक अथॉरिटी है उससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन भी किया गया है, जैसे कि संविधान के तहत जो गठित आयोग है, संस्था है, सब पब्लिक अथॉरिटी है। संसद या राज्य विधायिका कोई कानून बना के कोई संस्था को बनाती है तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। उसी प्रकार से आपका जो कार्यपालिका है, चाहे वो केंद्र की कार्यपालिका हो या राज्य की, वो अधिसूचना जारी करके कोई संस्था बनाती है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। यही नहीं, कोई कुछ ऐसी संस्थान जो भले ही सरकार का डायरेक्ट ना हो, लेकिन उसमें सरकार बढ़िया से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित उसको कर रहा है, जैसे कुछ NGO जिसमें ठीक ठाक लेवल पे वित्त पोषण हो रहा है, सरकार पैसा दे रहा है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है।
और जितने आप जो ये देखते हैं PSU देखते हैं, वो सब भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है। तो इन सब जगहों पे आप आवेदन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आवेदन लिखित रूप में देना होता है, जो उसमें स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है कि आप किस पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और आप कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, ये लिखित रूप में आपको देना होगा। वो या तो आप सीधे दफ्तर जाके दे सकते हैं, या फिर आप डाक के माध्यम से हो, या फिर अगर ऑनलाइन की सुविधा है उस दफ्तर में या विभाग में तो आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे हर एक दफ्तर में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बैठाया जाता है। तो वो उसका काम है कि जब आपको एप्लीकेशन मिला तो 30 दिनों के भीतर आपको इन्फॉर्मेशन देने हैं। अगर नहीं देता है तो उसके लिए उसको दंड मिलेगा, आर्थिक दंड होता है। अगर आप सूचना आपको नहीं दिया जाता है या फिर सूचना की गुणवत्ता से आपको पसंद नहीं है, या फिर ये सूचना जो दिया गया आपको लगता है बिल्कुल गलत है, तो आप इसका अपील ऊपर अथॉरिटी पे कर सकते हैं। उसको अपीलेंट अथॉरिटी बोलते हैं। वो कोई उच्च अधिकारी होता है, चाहे उसी दफ्तर में हो सकता है या किसी उसी विभाग में कोई अलग दफ्तर में हो सकता है। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अगला अपील आप कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है तो CIC को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का दफ्तर है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं। ये फिर आगे ये भी है कि वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर वो मामला हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो एक पूरा आप देख सकती हैं कि अपीलीय तंत्र बनाया गया है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें इसको भी सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है कि विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट उनको बनाना चाहिए और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए, ताकि स्वयं ही लोग को वो इन्फॉर्मेशन मिले, कोई एप्लीकेशन डालने की आवश्यकता ना हो। तो इससे क्या होगा कि बड़े स्तर पे सूचना आम लोगों को मिलेगा। और जो पहले मैंने आपको चर्चा किया कि एक कल्चर डेवलप्ड है, गोपनीयता की संस्कृति, वो ओपननेस में ले जाएगा, ओपन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में ले जाएगा, खुली सरकार में ले जाएगा, जहाँ पे पूरी पारदर्शिता होगी। सर, लेकिन RTI के तहत ऐसी धाराएं भी हैं जो सूचना प्राप्ति पर रोक लगाती हैं। तो मैं आपसे उन्हीं धाराओं के बारे में जानना चाहूँगी और उनके पीछे के कारण भी जानना चाहूँगी। जानवी, RTI में ही सेक्शन 8 है, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि कौन कौन सी सूचना देने से मना किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी ऐसी सूचना जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे प्रतिकूल प्रभावित करता है तो उसको मना किया जा सकता है। जैसे आप सोचे कि IB कहाँ काम कर रही है, या फिर रॉ कहाँ किस किस देश में काम कर रही है, कितना खर्च आ रहा है, तो RAW कहाँ काम कर रही है, ये सूचना नहीं दिया जा सकता है, जबकि वो पब्लिक मनी से काम कर रहा है। लेकिन तो आपको संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्मी का डिप्लॉयमेंट आगे कहाँ होने वाला है, ये सब सूचना आपको नहीं मिल सकता है। उसके अलावा जो न्यायालय जिस सूचना को देने से निषिद्ध कर दे कि अभी ये सूचना पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, तो वो भी सूचना फिर नहीं आएगा। साथ में न्यायालय की अवमानना नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी अगर अवमानना होती है तो वो सूचना नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो संसद है या राज्य विधायिका है, इनका अपना विशेषाधिकार होता है। इसमें जो उस सदन का पीठासीन अधिकारी है उसको पूरी शक्ति है कि ये सूचना बाहर जाएगा पब्लिक डोमेन में या नहीं जाएगा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो वो भी सूचना RTI से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, जो कार्यपालिका के टर्म में आप देख लें कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राज्यपाल को, या सचिव लेवल पे जो मीटिंग होता है और अपने मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं, वो सब सूचना बहुत गोपनीय होता है। जैसे बजट बन रहा है, तो बजट बन रहा है तो कहाँ टैक्स बढ़ने वाला है, कहाँ टैक्स घटने वाला है, तो बड़ा सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सब भी सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, जो किसी पे मुकदमा चल रहा है
जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे कि कसाब पे केस चल रहा था और वो सारा खर्च तो पब्लिक डोमेन से जा रहा है। अब हम सूचना मांगे कि भाई उसका जो गाड़ी जो उसको लेके जाएगी जेल से न्यायालय तक, तो वो किस रूट से जाएगी, कैसे जाएगी, उसको कितने वहाँ पुलिस बल होंगे, ये सब सूचना नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो अभियोजन है उसके प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। और किसी भी व्यक्ति का जो निजी डेटा है जो पब्लिक डोमेन में से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका अपना निजी सूचना है, उसका दैहिक स्वतंत्रता का पार्ट है, वो निजता का अधिकार, वो भी सूचना आरटीआई में के तहत आप मांग नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और मतलब मंत्री है और विदेश दौरा पे वो गए हैं, तो आप ये बिल्कुल मांग सकते हैं कि कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, कहाँ कहाँ उनका मीटिंग हुआ। लेकिन वो किस होटल कमरे में रुके हुए हैं या कौन सा खाना खा रहे हैं, ये आप नहीं मांग सकते हैं। उनका अपना प्रेफरेंस हो सकता है, उनका अपना निजी डेटा। तो ये सब इंफॉर्मेशन पे पाबंदी है। उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में इन जनरल ये प्रावधान किया गया है कि जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आरटीआई का टकराव होगा तो आरटीआई हावी होगा उस पर। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसी सूचना है जिसको गुप्त सूचना नाम से डिफाइन किया जाता है, वहाँ भी इन जनरल मना कर दिया जाता है कि आपको नहीं मिलेगा। सर, मेरा अब अगला सवाल आपसे ये होगा कि आरटीआई की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, इससे हमारे लोकतंत्र पर और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है? जानवी यूएस के 3rd प्रेसिडेंट हुए थॉमस जेफरसन, और वहाँ के महान लॉयर में से भी एक हुए। तो उनका कहना है कि इंफॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि वही डेमोक्रेसी ज़्यादा समृद्ध होती है जहाँ पे सूचना का खुले स्तर पे जनता को सूचना तक खुले स्तर पे पहुँच हो। तो सूचना का जो अधिकार, वैसे आपको बता दूं कि भारत में तो ये नया चीज़ है, लेकिन यूरोपियन देश में बहुत पुराना चीज़ है। स्वीडन में तो 18वीं शताब्दी में आरटीआई आ गया। तो सूचना का अधिकार बेसिकली है क्या कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जो नौकरशाह काम कर रहा है, जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचे। ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसका मतलब ही है कि उस इन्फॉर्मेशन के लिए पारदर्शिता हो। तो सूचना का अधिकार सबसे पहले क्या देता है? पारदर्शिता देता है। और आप ये ध्यान रखिए कि जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, और उसी के साथ आ जाती है, जैसे ही ट्रांसपेरेंसी आएगा अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ट्विन सिस्टर्स बोला जाता है इनको। तो जैसे ही उत्तरदायित्व तो आया, नौकरशाह को पता है कि कल को ये सूचना पब्लिक डोमेन में जाएगा तो वो गलत काम नहीं करेगा, तो इससे भ्रष्टाचार कम होता है। जो 2G स्कैम का जो आया था 2013 में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आया, तो इस सब आरटीआई के माध्यम से ही आया। तो भ्रष्टाचार में बड़े स्तर पे कमी आती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई मास्टर की है। मतलब सारा टूल, उपकरण गुड गवर्नेंस के लिए एक तरफ और आरटीआई एक तरफ। सिर्फ आरटीआई को ही अगर समृद्ध कर दिए तो बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं, जो कॉन्सेप्ट आता है उत्तम शासन का कॉन्सेप्ट, उत्तम शासन के कॉन्सेप्ट में उसका एक एलिमेंट है पूर्वानुमान का, कि प्रेडिक्टेबिलिटी का। उसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम कहीं पे एक बिजनेसमैन है और कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मुझे इतना होना चाहिए कि भाई वहाँ रूल ऑफ लॉ हो, और साथ में कि मैं जब इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो कुछ अलग तरह का पचड़ा ना पड़े। तो आरटीआई के साथ खूबी क्या है कि जो नौकरशाह उसको विभिन्न डॉक्यूमेंट में साइन करेगा या फिर उसको अनुमति देगा, तो वो कुछ गलत करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि कल को पब्लिक डोमेन में जाना है। तो वो जो बिजनेसमैन है वो आराम से प्रेडिक्ट कर सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जैसा मैंने कहा है कि सुशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मास्टर की है। एक चीज़ और समझना है कि जैसे ही आम जनता को इन्फॉर्मेशन मालूम चलता है
तो पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ जाती है सरकार की। जैसे कि नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑन पेपर वो अकाउंटेबल है अपने ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, उसके प्रति डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी उसकी तय नहीं हो पाती है जनता के प्रति। तो आरटीआई सबसे बड़ा उपकरण है कि जनता नौकरशाह को अपने प्रति अकाउंटेबल कर ले। तो वो जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, सामाजिक जवाबदेहिता, आरटीआई एक्सपोनेंशियल बढ़ाता है। तो पब्लिक स्क्रूटनी हो गया, सोशल अकाउंटेबिलिटी हुआ, और जो एक मैंने चर्चा किया था कि ओपन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, कि जो संस्कृति आ गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा क्लोजनेस का, सिक्रेसी का, उसको आरटीआई समाप्त करने का प्रयास करता है। सर, हाल ही में आरटीआई में हुए बदलावों की काफ़ी आलोचना की गई है, तो मैं आपसे उन्हीं बदलावों के बारे में जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि वो विवाद का विषय क्यों बने। देखिए जानवी, 2019 में संशोधन किए गए आरटीआई एक्ट में, और बड़े स्तर पे उसकी आलोचना हुई है। तो उसमें जो आलोचकों का तर्क है कि विभिन्न संशोधन के माध्यम से विभिन्न उसके ऐसे प्रावधान हैं जो आपका इंफॉर्मेशन कमीशन है, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसकी स्वायत्तता को कम करने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखिए उसमें प्रावधान, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों में जो सदस्य होंगे, तो उनके पदों की शर्तें अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि उनका कार्यकाल कितना साल तक होगा। पहले 5 साल तक फिक्स था, लेकिन अब केंद्र सरकार विभिन्न नियम बना के अधिसूचना जारी करके निर्धारित करेगी कि कितना इसका कार्यकाल होगा। यही नहीं, उनका जो वेतन भत्ता है वो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो उनके अध्यक्ष का वेतन भत्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा, और अन्य सदस्यों का वेतन भत्ता अन्य आयुक्तों के बराबर होगा। अब क्या है कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। उनको हटाने की शर्तें, पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो जांच करते थे और फिर वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करते थे। तो एक प्रकार का उसमें था कि स्वायत्तता थी, लेकिन अब क्या है कि वो सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसको अपने पद से। तो जो सारे प्रावधान आप देखेंगे तो आलोचकों का तर्क है कि स्वायत्तता को कम करने का प्रयास किया गया है। अब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई में जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, वो आप ले रहे हो सरकार से, सरकार ने जो क्रियाकलाप किया है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। कल को अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है और कुछ उसमें गलत दिखता है तो फिर वो आरोप लगता है सरकार पे, है ना। तो ये आप अपील करते हो और ये फाइनल अपील जाता है सूचना आयोग में। अब वो सूचना आयोग के सदस्य ही अगर स्वायत्त या स्वतंत्र नहीं होंगे तो सरकार के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो आप तक कैसे पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ी आलोचना होती है, और मेरे दृष्टिकोण में ये आलोचना ठीक भी है, क्योंकि जो आरटीआई ने जो काम किया है ओपननेस के लिए, तो अभी सही वक्त था कि हम आरटीआई को संवैधानिक दर्जा देते, मतलब सूचना आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देते। तो मुझे लगता है कि विपरीत दिशा में हम लोग गए हैं। सर, काफ़ी समय से ये बहस चल रही है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जानवी, जो आरटीआई जो सूचना है आरटीआई के तहत आप उसी से मांग सकते हो जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटी, और जो मैंने पहले बताया कि सेक्शन 2H में है। तो अगर उसका डेफिनेशन आप देखते हैं कि क्या उस डेफिनेशन में फिट आता है क्या पॉलिटिकल पार्टी, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फिट आता है। एक तो भाई ये आरपीए एक्ट 1951 के तहत पंजीकृत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। दूसरी बात कि जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी संस्था सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो, फंडिंग सरकार की तरफ से ठीक ठाक हो। तो ये वित्त पोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकार द्वारा पैसा देना, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको जैसे फ्री में लैंड दे दिया, बिजली बिल में सब्सिडी दे दिया, इनकम टैक्स रिबेट दे दिया गया। ये सब पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनको सरकार देती है। उनको दिल्ली में सभी नेशनल पार्टी को जगह दिया जाता है फ्री में
अपने कार्यालय खोलने के लिए। यही नहीं, जो नेशनल मीडिया है उस पर समय दिया जाता है कि अपना वो प्रचार कर सकें, चाहे वो रेडियो हो या फिर दूरदर्शन हो। और दूसरी तरफ जो आईटी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत उनको छूट प्रदान है, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो हर जगह आप देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। तो इसलिए इसको धारा 2A के तहत मानना चाहिए हमें पब्लिक अथॉरिटी में। ऐसा 2013 में CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी कहा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। यही नहीं, जो SY खुरैशी जो हमारे पूर्व के इलेक्शन कमिश्नर हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और इस इलेक्शन रिफॉर्म में बहुत काम करते हैं, काफ़ी लेख आता है उनका। तो SY खुरैशी ने भी इसका सपोर्ट किया था कि इसको ज़रूर आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उससे क्या होगा कि इनको जो फंडिंग मिल रहा है उसमें पारदर्शिता आएगी, कहाँ से फंडिंग मिला आपको, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का मूल जड़ ही यही है कि चुनाव लड़ने में जितना ज़्यादा ब्लैक मनी का यूज होगा वही भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। जितना हम उसमें पारदर्शिता लाके उस ब्लैक मनी के इन्वॉल्वमेंट को कम करेंगे, चुनावी खर्च को कम करेंगे, उसी अनुपात में समाज और देश में भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म भी इफ़ेक्ट अच्छा होने वाला है अगर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग RTI में लाएं। और ऐसे भी समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी आपका देश चला रहा है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, कभी कोई है, कभी किसी के पास किसी राज्य का सत्ता है और मिलियंस बिलियंस पैसा वो पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो लोगों के लिए काम करती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी मुझे तो लगता है लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है और इसको इसीलिए आना भी चाहिए, पारदर्शिता इसमें होना भी चाहिए। तो बिल्कुल इसको आना चाहिए। लेकिन मैं जानवी ये भी बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी के भी अपने कंसर्न हैं। उनका कहना है कि अगर हम RTI में आते हैं तो विरोधी दल हमें बहुत परेशान करेगा। लोग RTI में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि हम क्या रणनीति लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, सब उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इस एक्सेप्शन के साथ आना चाहिए कि आपके रणनीति को इन सब की जानकारी नहीं मिलेगी। आपका जो ट्रांसपेरेंसी जो फंडिंग में है वो प्राप्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहता है कि RPA एक्ट 1951 या फिर IT एक्ट, जो इसमें भी ऐसे आयकर नियम में भी ऐसे प्रावधान हैं कि उससे भी ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं, अभी और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। सर, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि RTI को और प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जानवी, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि RTI का क्या महत्व है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, ओपन गवर्नमेंट बनाने में कैसे ये सपोर्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है कि इसका महत्व खासकर मतदान से ही शुरू हो जाता है। जो मैंने कहा, सूचित मतदान, इन्फॉर्म्ड वोटिंग। तो उससे ये दिखता है कि RTI कानून अब जो अन्य कानून है उसकी तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो इसके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, जिनकी स्वायत्ता आलोचना की जाती है कि कम हुई है समय के साथ, सही वक्त है कि संविधान संशोधन करके इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा मिलने से जो स्वायत्ता तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है। ये भी किया जा सकता है कि जो इनके सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते इस संबंध में कठोर प्रावधान हो, जैसे संचित निधि पर भारित कर दिया जाए। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी को RTI में ज़रूर लाना चाहिए। इस पर काफ़ी अभी विवाद चल भी रहा है, बार बार पॉलिटिकल पार्टी अपना पाँव पीछे खींच लेती है। लेकिन सही वक्त है कि हम लोग, चूँकि इलेक्ट्रल फंडिंग को लेके अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी निर्णय आ चुका है और इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है फंडिंग में, तो पॉलिटिकल पार्टी को RTI में ज़रूर आना चाहिए। यही नहीं, जो धारा 4 में जो मैंने सेक्शन 4 में जो मैंने बताया आपको कि ये उसमें प्रावधान है कि विभिन्न विभाग और जो मंत्रालय हैं
वो अग्र सक्रिय दृष्टिकोण, प्रोएक्टिव अप्रोच अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने वेबसाइट पे खूब इंफॉर्मेशन जितना पॉसिबल हो जरूर दे रिपोर्ट के माध्यम से। तो इसमें बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। तो सही वक्त है कि चूँकि सूचना क्रांति हो चुकी है, डिजिटल एज में हैं हम, तो बिल्कुल सरकार वो इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे दो। मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया पे भी दे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वो जानकारी प्राप्त होगी। और सेक्शन 26 में आईटी एक्ट में ही ये भी प्रावधान है कि सरकार नागरिकों को काफ़ी जागरूक करेगी अपने अधिकार के संबंध में, सूचना के अधिकार के संदर्भ में। इसमें भी सही नहीं देखा गया है, सरकार का जो इसमें वित्तपोषण है जागरूकता फैलाने में काफ़ी कम है। तो जितना जनता जागरूक होगी उतना उसका सूचना के लिए मांग बढ़ेगा, उतना नौकरशाही पे प्रेशर बढ़ेगा सूचना देने के लिए, और वो उतना अच्छा रहेगा नागरिकों के लिए। इससे नागरिक को हमेशा मांग पक्ष कहा जाता है। कोई भी कानून, कोई भी सेवा को अगर आपको सही तक नागरिकों तक पहुंचाना है तो कहा जाता है मांग पक्ष को मजबूत कर दीजिए। आरटीआई वो मांग पक्ष को मजबूत करता है। तो सेक्शन 26 का भी प्रयोग अच्छे से किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक अपने अधिकारों के प्रति हों। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे से दिए। थैंक यू जानवी। तो आज की चर्चा से हमने ये समझा कि आरटीआई सिर्फ एक कानून मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आवाज़ है, और हम सबकी सही रूप से भागीदारी ही इस अधिनियम को और बेहतर बना सकती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत है।